जय हिंद दोस्तों। आज हम चलते हैं रसायन विज्ञान का तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ये पदार्थ क्या है। पदार्थ का एक और नाम द्रव्य भी बोल सकते हैं, यानी पदार्थ का इंग्लिश होता है मैटर और द्रव्य, द्रव्य का सब्सटेंस, यानी पदार्थ को द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं आखिर पदार्थ क्या है। तो हम लोग जितने भी वस्तुएं यूज करते हैं, देखते हैं डेली, तो वो सब क्या है, पदार्थ है। चाहे वो कॉपी हो, कलम हो, कुर्सी हो या पत्थर हो, टेबल हो, कोई भी चीज हो जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, तो वो सब क्या है, पदार्थ। यानी पदार्थ उसको द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह इसका परिभाषा दिया गया है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका आकार हो, जिसमें आयतन हो और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी वस्तुएं हैं सबका आकार होता है और उसका आयतन भी होता है, और जो जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान, यानी उसका जो मात्रा होता है, यानी उसका जो कुछ भार होता है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। और इसमें समझ लेते हैं पहले कि आकार तो समझ गए, कोई भी वस्तु का आकार। जैसे ये मान लिया मार्कर है तो इसका आकार ही हो गया। जैसे कोई कॉपी कलम ले लेते हैं तो उसका भी आकार है, वो तो आकार के बारे में मालूम है। लेकिन ये आयतन क्या होता है, तो आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु वो जहाँ पर रख देंगे, यानी वह वस्तु जो अपना जगह यानी स्थान ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है उस वस्तु का आयतन। जैसे हम लेते हैं कि कोई भी वस्तु को, जैसे कि कॉपी हो या कलम हो, कहीं पर रख देंगे, वो वस्तु क्या करता है, अपना जगह ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है आयतन। और उसका द्रव्यमान का मतलब हो गया कि कोई भी चीज को, जैसे हाथ में ये मार्कर लिए तो इसका भी न कुछ द्रव्यमान होता है। कोई पत्थर भी लेंगे तो उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसी को कहा जाता है पदार्थ। यानी डिटेल्स में एक बार समझ लेते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका आकार हो, जिसमें आयतन हो और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा क्या है, लोहा का भी आकार, आयतन, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है, इसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। जैसे हवा, जल, ये सब भी क्या है, पदार्थ है। तो आगे वर्णन करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की जो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, उसको कहा जाता है ठोस, द्रव और गैस। यानी प्रकृति में, दुनिया में जितने भी पाए जाने वाले पदार्थ हैं, वह या तो वो ठोस है, या तो द्रव है, या गैस है। तो चलते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, सबके बारे में वर्णन करना है। तो इसमें सबसे पहले है क्या, तो सबसे पहले इसमें है ठोस। तो ठोस का इंग्लिश नाम जान लेते हैं सॉलिड, यानी सॉलिड होता है। तो इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ही ठोस कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे इसका एग्जांपल है पत्थर ले सकते हैं, या कोई गोला ले सकते हैं, चाहे वो ईंट का हो या पत्थर का हो या लोहे का हो, किताब, कुर्सी, टेबल इत्यादि। मान लिया कि ये एक पत्थर है, तब पत्थर है तो इसका कुछ ना कुछ आकार भी है, और ये जगह से का भी ग्रहण किया तो इसका एक आयतन भी है। यानी आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसी को कहा जाता है ठोस। मान लिया कोई ये किताब है, तो ये किताब है, इसका तो ये आकार मान लिया कि ये आकार है, इसका आयत के आकार का है या वर्ग का, इसका ये आकार के बारे में मालूम चल गया। तो इसको कहीं पर रख देंगे तो यह कुछ न कुछ जगह ग्रहण करता है, तो हो गया आयतन। यानी ठोस का होता क्या है कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो उसी को कहा जाता है ठोस। जैसे पत्थर, गोला, टेबल, कुर्सी, कलम इत्यादि जितने भी वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, ठोस। जितने भी वस्तुएं हैं, इसका मतलब क्या, ठोस के अंतर्गत जितना भी आया, जैसे कॉपी, कलम, किताब, लोहा, ये सब ले सकते हैं। तो इसी तरह करके अब आगे पढ़ना है कि द्रव क्या है, गैस क्या है, इस सब के बारे में वर्णन करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो इसका ले सकते हैं कि पदार्थ का परिभाषा हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें ठोस के बारे में समझ गए थे, यानी इसका परिभाषा। अब ये समझना है कि ठोस के बारे में यानी संपूर्ण जानकारी लेना है कि इसका आकार, आयतन, कणों की स्थिति, सब के बारे में वर्णन करना है।
तो इसमें कि इसका आकार यानी पहला नंबर है आकार। तो इसका आकार निश्चित होता है, यानी जितने भी वस्तुएं हैं ठोस में, चाहे वो लोहा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बर्तन हो, ये सब चीज़ क्या है, ठोस है। तो इस सबका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसी तरह दूसरा नंबर है आयतन, यानी इसका आयतन निश्चित होता है, यानी जितनी भी ठोस पदार्थ हैं तो उस सबको जहाँ पर रखेंगे वो क्या होता है, वो अपना जगह यानी स्थान ग्रहण कर लेता है। इसलिए ठोस पदार्थ यानी इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसी तरह आगे वही तीसरा नंबर इसमें दृढ़ता, यानी ये दृढ़ होते हैं। यानी दृढ़ता का मतलब यह होता है कि ठोस द्रव गैस, यानी ठोस जो होते हैं या क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। द्रव गैस ये दृढ़ नहीं होते, लेकिन ये दृढ़ता यानी दृढ़ होता है ठोस। यानी इसका दृढ़ता का दिया हुआ कि इसमें दिया गया है जैसे आंसर, पदार्थ का वो गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाती है। दृढ़ता का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई भी वस्तु लेते हैं, जैसे हम एक गेंद लेते हैं, जैसे ये मान लिए कि ये गेंद है, तो इसको जब धीरे धीरे दाबेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ आकार क्या होगा, दब जाएगा। फिर कुछ आकार इसका दब जाएगा, फिर इसको इसी तरह क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें जो बल लगा फिर वह बल क्या होगा, यानी ये जिस आकार का था वो उसी आकार में आ जाएगा। तो पदार्थ का जो यह गुण है, इसी गुण को दृढ़ता का कहा जाता है। यानी ये जैसे गेंद था, इसको धीरे धीरे दाबेंगे तो कुछ भाग क्या होगा, दबेगा, फिर इसको जैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये अपने आकार में आ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है दृढ़ता। इसका एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि कोई पत्थर है, ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, क्यों, चूंकि यह पत्थर क्या है, ठोस है, तो ये पत्थर भी क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। भले इसको हम लोग चाप नहीं सकते हैं, दाब नहीं सकते हैं, लेकिन होगा क्या, यह अपने आकार को बनाए रखता है। यानी पत्थर को जहाँ रखेंगे रख देंगे, वह थोड़ा है कि वो उसमें बह जाएगा, या द्रव या गैस तो नहीं है जो कि यह बह जाएगा, या क्या होगा, अपने ही जगह पर रहेगा और यह अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो इसी को कहा जाता है दृढ़ता। तो यही इसका आंसर दिया गया है कि पदार्थ का वह गुण जो से बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाती है। तो इसमें चलते हैं आगे की आए 4 नंबर, चौथा नंबर, कणों की स्थिति। कणों की स्थिति का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जितने भी है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी मान लिए कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लिए कोई भी पदार्थ है, पत्थर का उदाहरण लेते हैं, जैसे पत्थर का उदाहरण लेते हैं तो क्या है, सबके कणों के बीच थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है, यानी थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है। तो इसी को कहा जाता है अंतरालविक स्थान भी इसको बोल सकते हैं। यानी पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। तो ठोस का जो कणों की स्थिति है, इनके कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। नजदीक होने का कारण यह है कि जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे यही कोई पत्थर का उदाहरण ले या कोई किताब का उदाहरण ले, इनके कण बहुत नजदीक होने का कारण यह है कि यह ज्यादा ठोस होता है, ज्यादा दृढ़ होता है। यानी इसके कण क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और इनके कण नजदीक होने के कारण ही क्या होता है, इसका आकार यानी बना रहता है, और ये ज्यादा ठोस होते हैं, और इसमें बहने की क्षमता यानी बहने की प्रवृत्ति नहीं होता है। तो वही है कि इसमें इसके कण क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इसी तरह 5वां नंबर है संपीड्यता। तो संपीडिता का मतलब हो गया कि इसमें संपीड़न नहीं होता है। संपीड़न का मतलब क्या हुआ, तो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो फिर इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें ये जानकारी हो गया था कि संपीड्यता क्या है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाहरी बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को संपीड्यता कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लेते हैं मान लिया कि एक गेंद है,
गेंद का उदाहरण ले सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, यानी इसका उदाहरण में गेंद, पत्थर या जल, गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस या ठोस द्रव में पदार्थ ले सकते हैं। तो क्या होगा, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसी तरह पदार्थ के कणों भी के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो बाहरी बल के कारण क्या होता है, ये कण समीप आ जाते हैं। यानी कोई भी वस्तु पर जैसे हम बाहरी बल लगाएंगे, जैसे मान लिया कि ये गेंद है, इसमें बाहरी बल जैसे लगाते हैं तो क्या होता है, इनका जो पदार्थ का कण है ये नजदीक यानी समीप आ जाता है। तो पदार्थ का जो इस गुण को ही कहा जाता है संपीड्यता। यानी मान लीजिए कि कोई, इसके अलावा यानी गुब्बारे का भी उदाहरण ले सकते हैं। जब गुब्बारे में हवा वायु भरा जाता है तो क्या होता है, जैसे गुब्बारे को जैसे धीरे धीरे दाबने का कोशिश करेंगे, उसका यानी दबाव उस पर डालेंगे तो क्या होगा, उसका जो अंदर यानी हवा के अंदर जो रिक्त स्थान है, अणु है हवा का, वो क्या होगा, नज़दीक आने का कोशिश करता है। यानी उनके अणु सब जो भी हो गया, यानी इसी को कहा जाता है पदार्थ का, इसी गुण को संपीड्यता कहा जाता है। तो समझ गए संपीड्यता के बारे में क्या होता है। अब इसमें आगे 6 नंबर है तरलता। तरलता का मतलब हो गया कि इसमें बहने की जो प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति का मतलब मान लीजिए कि एक कुर्सी ले लेते हैं या टेबल ले लेते हैं, उसको एक जगह रख देंगे तो क्या होगा, वो तो अपने आप तो नहीं है, बह जाएगा। नहीं, वो जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहेगा। मान लिए कोई गैस ले लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, उसको खुला ऐसे रख देने पर क्या होगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। यानी वह एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगेगा। इसी तरह कोई जल ले लें या तेल ले लें तो उसको एक जगह रख देंगे तो क्या होगा, वो तो अस्थिर नहीं रहेगा। यानी वह एक जगह से दूसरे जगह टहलना यानी जाना शुरू हो जाएगा। तो इसी गुण को कहा जाता है तरलता। तो ठोस, तो कोई ठोस ले लेंगे तो मान लीजिए लोहा, पत्थर, कुर्सी, उसको एक जगह रख देंगे तो वो तो नहीं बहेगा। यानी उसमें तरलता क्या होता है, ठोस में नहीं होता है। यानी वही इसमें लिखा है कि इसमें बहाव नहीं होता है। यानी इसी को कहा जाता है तरलता। तो तरलता क्या है, इसका परिभाषा जान लेते हैं कि तरलता में लिखा गया है कि पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है। द्रव तथा गैसों में बहाव होता है, जिस कारण गैसों में क्या होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक तरलता होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ठोस पदार्थों में तरलता यानी नहीं पाया जाता है, इसमें बहाव नहीं होता है। और कोई द्रव ले लें या गैस ले लें, उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, तो इसी को कहा जाता है तरलता। और द्रव की अपेक्षा गैसों में बहने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। यानी द्रव में तरलता कम होता है और गैसों में तरलता क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि गैस यानी हवा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा वायुमंडल में इधर उधर यानी आना जाना होते रहता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जिस कारण गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक तरलता होती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 7वां नंबर है कणों के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब यही हो गया कि पदार्थ के जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे अणुपरमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के किन्हीं दो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उनके उसमें क्या होता है, एक दूसरे के विरुद्ध यानी बल के विरुद्ध क्या होता है, उनके कण आपस में जुड़े रहते हैं। ये पदार्थ छोटे छोटे क्या है, कणों से मिलकर बना है और ये जो छोटा छोटा कण है सभी कण एक दूसरे के विरुद्ध क्या होता है, यानी बल के विरुद्ध आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसी को कहा जाता है आकर्षण बल। यानी क्या होता है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिस कारण यह अपने निश्चित आकार को बनाए रखती है। यानी इसका मतलब यह हो गया कि कोई पत्थर या टेबल ले लेंगे तो इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, इसमें सबसे अधिक होता है, जिस कारण यह अपने आकार को बनाए रखता है। मान लिया द्रव का उदाहरण ले लेते हैं, तो द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। जैसे कि हम पानी या डीजल इस सबको नीचे उलट देते हैं तो क्या होता है, वह धीरे धीरे अपना बहना शुरू कर देता है, यानी वह अपने आकार को
बनाए रख नहीं पाता है, यानी वह निश्चित आकार आयतन में नहीं रह पाता है। तो इसी तरह ठोस का यानी क्या होता है, आकर्षण बल इसमें ज़्यादा होता है, जिससे कि उसके अणु, छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वह अपने आकार को बनाए रखने का कोशिश करता है। तो यह था ठोस के बारे में संपूर्ण जानकारी। यानी अब इसमें अगला पॉइंट आएगा द्रव। अब इसमें द्रव के बारे में जानकारी लेना है कि द्रव क्या है, इसका आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है, तरलता, संपीडितता, ये सब क्या होता है, तो इस सब के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। वो ए नंबर था ठोस, अब बी नंबर चलते हैं द्रव की ओर। तो इसको मिटाते हैं। तो इसमें ठोस के बारे में जानकारी हो गया। अब चलते हैं द्रव की ओर, यानी इसका इंग्लिश नेम लिक्विड द्रव। तो द्रव क्या है, इसका तो परिभाषा मालूम ही होगा कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित होता है उसे ही द्रव कहा जाता है। इसका जैसे एग्जांपल है जल, डीजल, शराब, दूध, तेल इत्यादि। यानी इसका अर्थ हो गया कि मान लिए कि एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी नीचे उसको पलटेंगे तो क्या होगा, पानी भले ही वह जगह यानी अपना जगह ग्रहण करेगा लेकिन उसका कोई तो आकार नहीं होगा, उसको पानी क्या होगा, पानी वो अपना चारों बगल बहना शुरू हो जाएगा इधर उधर। यानी एक गिलास पानी को यदि हम गिलास में पानी को रखेंगे तो वह गिलास का रूप धारण कर लेगा। तो इसी तरह पानी को बाल्टी में रखेंगे तो पानी बाल्टी का आकार यानी रूप धारण कर लेता है। उसको डब्बा में रखेंगे तो वह पानी क्या होगा, डब्बा का आकार यानी रूप धारण कर लेगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि द्रव का कोई आकार यानी निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार अनिश्चित होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित होता है तो उसे ही द्रव कहा जाता है। जैसे जल, डीजल, शराब, दूध, ये सब क्या है, सब का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कोई जल, डीजल, शराब ये सब नीचे गिर जाए तो भले वो अलग अलग यानी चारों बगल चला जाएगा, उसका तो कोई आकार नहीं है लेकिन वह जगह तो ग्रहण करेगा ही। तो इसलिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और आकार अनिश्चित। तो इसी तरह द्रव के बारे में अब जानना है कि इसका आकार, आयतन ये तो मालूम चल ही गया, इसके कणों की स्थिति क्या, इसमें संपीड़न का क्या यानी संपीड़न के बारे में समझना है, तरलता का इसमें क्या गुण है। तो इसमें पहला नंबर है क्या, आकार। तो इसका आकार अनिश्चित होता है ये तो मालूम है। अब इसका दूसरा नंबर चलते हैं आयतन। यानी द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित। तो इसी तरह द्रव के बारे में तीसरी जानकारी लेना है कि दृढ़ता क्या है। तो दृढ़ता इसके बारे में तो इसका परिभाषा समझा दिए हैं कि ये दृढ़ नहीं होते हैं, इसमें बहाव होता है। यानी दृढ़ कौन होता है, यानी ठोस क्या, ये दृढ़ होते हैं, इसमें तो बहने की प्रवृत्ति नहीं होते हैं। जहाँ उसको रखेंगे टेबल, कुर्सी, पत्थर तो वह उसी जगह पर रहेगा। तो भले ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं परंतु द्रव, गैस ये सब दृढ़ नहीं होते हैं। इस सब में क्या होता है, बहाव होता है, इस समय बहने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें क्या होता है, दृढ़ नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, बहाव होता है। तो इसी तरह चौथा नंबर चलते हैं कणों की स्थिति। यानी कणों की स्थिति ठोस के बारे में बता दिए हैं। तो इसमें द्रव का यानी कणों की स्थिति क्या है, इसके कणों के बीच थोड़ी खाली जगह होती है। यानी ठोस का कण क्या था, उसके जो कण थे वो बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन द्रव का जो कण है वो क्या होता है, हल्का यानी थोड़ी खाली, यानी हल्का थोड़ी खाली जगह इसमें होती है, पूरा सटा हुआ नहीं होता है। जैसे मान ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है, ये ठोस है। तो इनके कणों के इस कण जो है ये क्या होता है, बहुत ही नज़दीक होता है। तो इसी तरह मान लिए कि ये जल है, पानी है, तो इनके कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर होता है। तो इसी तरह यहाँ लिखा गया है कि इनके कणों के बीच थोड़ी खाली जगह होती है। तो हो गया, इसके बारे में समझ गए। और इसमें पांचवा नंबर है संपीड्यता। ये संपीड्यता क्या है, संपीड़न क्या है, इसके बारे में तो बता दिए थे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है और इसमें बाहरी बल के विरुद्ध यानी क्या होता है,
इसमें जो बाहरी बल लगता है तो वो कुछ क्या होता है, उसका संकुचन हो जाता है, फिर वह क्या होता है अपने निश्चित आकार में आ जाता है। जैसे रबड़ के सब का जो उदाहरण लिए थे, तो इसमें कम संपीड़न होता है। किसमें, यानी द्रव में इसमें क्या होता है, इसमें कम संपीड़न होता है। तो यानी जैसे मान लिए पानी, जल का उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे जल है, एक बाल्टी बड़ा सा गमला में पानी रखा है, तो इसमें जैसे ऐसे अपना हाथ बजाएंगे, यानी इसमें हाथ देंगे तो इससे क्या होगा, जोर से पानी में मारेंगे तो होगा क्या, उसमें संपीड़न क्या होगा, कुछ कम होगा। जैसे गैस, तो गैस में संपीड़न क्या होता है, ये हवा है, इसमें पूरा ऐसे करेंगे तो इसमें तो संपीड़न क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, गैस से संपीड़न कुछ कम होता है। यानी पानी में जैसे पोखर में ऐसे हाथ मारेंगे तो पूरा हाथ को ऐसे मारने के लिए पूरा बल लगाना होगा, इसलिए इसको कुछ संपीड़न इसमें कम होता है। तो संपीड्यता के बारे में समझ गए। अब इसमें इसका छठा पॉइंट है तरलता। तो तरलता के बारे में समझते हैं कि तरलता क्या है। तो इसको मिटाते हैं। तो इसमें छठा नंबर है तरलता, यानी इसके बारे में समझना है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें बहाव होता है। किसमें, द्रव में। यानी तरलता के बारे में समझ गए थे कि किसी भी पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है। यानी ठोस यानी द्रव और गैस में क्या होता है, तरलता होता है। यानी सब में क्या है, बहने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह तरलता है कि इसमें बहाव होता है। हो गया। अब इसमें सातवां नंबर है क्या, कणों के बीच आकर्षण बल। यानी द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल क्या है। तो इसमें लिखा है क्या, इसमें आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होती है। यानी द्रव यानी पदार्थ के अणु के बीच जो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, किस में होता है, वो ठोस में होता है, जिससे कि वो अपने आकार को बनाए रखता है। और द्रव में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच यानी द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल वो ठोस से कम होता है, गैस से अधिक होता है, लेकिन ठोस से क्या होता है, कम होता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इसमें आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। मान लिया कि एक या पत्थर लेते हैं या जल लेते हैं पानी, और या गैस लेते हैं, मान लिया हाइड्रोजन है। पत्थर जो कि ठोस है, जल जो कि द्रव है, और हाइड्रोजन जो कि गैस है। तो यह पत्थर जो है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे कि यह क्या होता है, इसमें संपीड़न यानी इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। यानी यह क्या होता है, अपने आकार को बनाए रखता है, इसलिए इसमें आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो जल के जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, आकर्षण बल ठोस से कुछ कम होता है। यानी जैसे जल एक गिलास पानी उसको नीचे उलट देते हैं तो वह क्या होगा, एक जगह तो स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि वह बहना शुरू कर देगा। अब बहने का कारण यह है कि उनके बीच जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए, और गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वह जल से भी कम होता है। जल से भी कम यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे हवा, इसके बीच क्या है, आकर्षण बल जो है या ठोस और द्रव दोनों से क्या होता है, कम होता है, जिससे कि अपने आकार आयतन इस सबको यानी बना नहीं पाता है, यानी निश्चित रूप में नहीं रह पाता है। और यह क्या होता है, हवा, कोहरा, धुआं सब का उदाहरण ले सकते हैं। इस सब हमेशा एक जगह से दूसरे जगह तक इस सब का स्थानांतरण होते रहता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि पत्थर यानी ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है, लेकिन द्रव गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों से ही कम होता है। तो इसमें सातवां नंबर यानी समझ गए कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में। अब इसमें सी नंबर यानी दिया गया है पदार्थ का तीसरा जो भाग है, गैस। अब गैस के बारे में समझते हैं कि गैस क्या है। तो गैस
इसका यहाँ लिखा गया है कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे ही गैस कहा जाता है। जैसे हवा, धुआं, कोहरा इत्यादि सब क्या है, गैस है। जैसे मान लेते हैं धुआं का उदाहरण ले लेते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ये गैस है। यानी इस सब में कार्बन का मिलन होता है। यानी कार्बन क्या है, काला काला धुआं में जो क्या है, कार्बन है, यानी ऑक्सीजन उस सबसे क्या होता है, मिल जाता है, उसको CO2 ये सब गैस बना देता है। तो ये सब क्या है, धुआं भी एक प्रकार का गैस है। तो उसका तो कोई आकार ना होता है और ना ही कोई आयतन होता है। तो इसलिए सब हवा का भी उदाहरण ले लेंगे, ना इसका कोई आकार है ना आयतन है, सब का स्थानांतरण हमेशा एक जगह से दूसरे जगह तक होते रहता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि गैस का कोई ना आकार और ना ही आयतन, ये सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये सब का आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल तो पता चल गया, हवा, धुआं, कोहरा इत्यादि, धुआं, कोहरा इत्यादि। यानी सब हवा में सभी गैस आ गया, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, CO2, SO2 जितने भी क्या है सब गैस है। ये सब का ना ही आकार और आयतन ये सब निश्चित नहीं होता है। अब इसके गैस के बारे में डिटेल्स इसी तरह 6-7 टॉपिक समझते हैं गैस के बारे में। तो इसका पहला तो पता ही है कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी गैस का कोई आकार नहीं होता है। तो इसमें दूसरा टॉपिक है आयतन। इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये सब जगह कहाँ छकेगा, ये सब तो इस जगह स्थिर रहता ही नहीं है, तो ये सब अपना जगह ग्रहण नहीं कर पाता है। आप सभी को कुछ अंधेरा दिखाई दे गया होगा, इसमें कुछ लाइट प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें पता चल गया था क्या, इसका आयतन अनिश्चित होता है। ठोस यानी गैस का क्या आकार और आयतन ये सब अनिश्चित होता है। अब चलते हैं इसका तीसरा पॉइंट, यानी कि तीसरा पॉइंट कणों की स्थिति के बारे में, संपीड़न, तरलता इस सब के बारे में फिर समझते हैं कि गैस का इस सब का क्या स्थिति है। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट में। तो इसमें समझ गए थे पदार्थ के यानी ठोस, द्रव, गैस सब के बारे में। यानी गैस का भाग है दृढ़ता, यानी गैस का जो दृढ़ता है इसके बारे में समझना है कि ये क्या होते हैं। यानी दृढ़ता का मतलब तो इसका परिभाषा समझा दिए थे। तो इसमें लिखा है कि ये भी दृढ़ नहीं होते हैं, इनमें ज्यादा बहाव होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ठोस ये क्या होते हैं, ये चूंकि ज्यादा दृढ़ होते हैं क्योंकि इनको क्या करेंगे, इसको यानी इसमें था क्या, इसमें जब बाहरी बल इसमें लगाया जाता है तो वह क्या होता है, वह ठोस अवस्था में अपने रूप में रहना चाहता है। इसलिए उसको जैसे विज्ञान का उदाहरण दिए थे, इसको जैसे दबा जाता है तो क्या होता है, फिर यह अपने आकार में आ जाता है। इसी तरह इसका भी एग्जाम्पल और लिए थे जैसे पत्थर, कुर्सी, टेबुल, ये सब क्या है, सब दृढ़ होते हैं। तो ये क्या है, ये द्रव तो दृढ़ नहीं होते हैं क्योंकि द्रव को एक गिलास पानी ले या कुछ भी लें, उसको जब नीचे उलझ दिया जाता है तो क्या होता है, वह अपने यानी निश्चित जगह पर नहीं रह पाता है। क्या होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह पर लुढ़कने लगता है। तो वह सब क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। यानी ठोस दृढ़ नहीं होते हैं, द्रव दृढ़ होते हैं। और द्रव से भी ज्यादा दृढ़ क्या होते हैं, द्रव से ज्यादा दृढ़ क्या होती है, दृढ़ता है। यह गैस दृढ़ नहीं होते हैं। यानी इनको गैस जैसे मान ले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, ये सबको तो छू पकड़ नहीं सकते हैं और इनके हवा में हाथ वगैरह ये सब आर पार कर सकते हैं। यानी ये गैस क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दृढ़ता ये भी दृढ़ नहीं होते, इनमें ज्यादा बहाव होता है। यानी जिन पदार्थों में ज्यादा दृढ़ होते हैं तो वह क्या होता है, एक जगह स्थिर रहने का कोशिश करता है। और जिन पदार्थों में बहाव होता है तो वो दृढ़ नहीं होते हैं, जैसे पानी, गैस, सब क्या है, ये सब को एक जगह स्थिर रखेंगे तो एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, यानी इसमें ज्यादा बहाव होता है। तो उसी तरह समझना है चौथा नंबर है कणों की स्थिति। इनके कणों के बीच बहुत अधिक खाली जगह होता है। मान लिया कि ये गैस के सब कण है, छोटे छोटे कण है, तो गैस के जो किन्हीं दो कणों के बीच क्या होता है, बहुत ही खाली जगह होता है। इसी कारण ये क्या होता है, गैसों में ज्यादा बहाव होता है। क्योंकि गैस के कण क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच अपना बल नहीं लगा पाते हैं, जिससे क्या होते हैं,
इसमें ज्यादा बहाव होता है। यानी ठोस के कणों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल अधिक होते हैं, जिससे कि वह क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और द्रव के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होते हैं लेकिन गैस से ज्यादा, ये तो बता दिए थे। और गैस के कणों के बीच क्या होता है, खाली बहुत अधिक खाली जगह होते हैं, जिससे कि इसमें आकर्षण बल कम होता है और वो गैस एक जगह स्थिर नहीं हो पाते हैं, जिससे कि इसमें ज्यादा बहाव होता है। तो यही लिखा है कि इनके बीच बहुत अधिक खाली जगह होता है। चलते 5वां नंबर, इसमें है संपीड्यता। संपीड्यता, इसका तो परिभाषा बता दिए थे कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जब इस पर बाहरी बल आरोपित किया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है, तो इनके कण क्या होते हैं, समीप यानी नजदीक नजदीक आ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है संपीड्यता। तो इसका लिखा है कि इसमें बहुत अधिक संपीड़न होता है। यानी गैस के कणों के बीच क्या होता है, बहुत अधिक संपीड़न होता है, जिससे कि यार गैस का क्या करेंगे, मान लिए कि कोई गुब्बारा लेंगे, उसमें गैस भरेंगे तो क्या होगा, उनके कणों के बीच क्या होता है, सब गैस जो धीरे धीरे उस समय भरना स्टार्ट होता है, उसमें संपीड़न क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी उसको गुब्बारे को ज्यादा उसका संपीड़ित यानी भारी बल लगा सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि इसमें बहुत अधिक संपीड़न होता है। तो 6वां नंबर है इसका तरलता। इसका भी परिभाषा बता दिए थे कि पदार्थ के बहने की क्षमता को, बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहा जाता है। तो ठोस ये तरल नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी में बहने की क्षमता नहीं होती है और द्रव में बहने की क्षमता होती है। तो द्रव में भी क्या होता है, तरलता होता है। और इसी तरह गैस में द्रव से अधिक बहाव होता है, यानी इसमें द्रव की अपेक्षा अधिक बहाव होता है। तो अभी तो उदाहरण समझा दिए कि सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस सब गैस क्या है, सब में ज्यादा बहाव होता है, तो इसका मतलब इसमें तरलता अधिक होती है। तो इसी तरह इसको समझना है। इसमें लास्ट इसका आएगा, इसके बारे में कणों के बीच आकर्षण बल। यानी आकर्षण बल, इनका परिभाषा तो बता दिए थे। तो आकर्षण बल क्या है, तो इसमें लिखा है कि इसमें आकर्षण बल सबसे कम होता है, जिस कारण इसमें बहाव नहीं होती है, यानी बहाव अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के जितने भी कण है, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी जिससे कि ये कण क्या होता है, पदार्थ के सब कण एक दूसरे की ओर नहीं बांध पाते हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता है, जिससे कि इसमें ज्यादा बहाव होता है। तो वही लिखा है कि इसमें आकर्षण बल सबसे कम होता है, जिस कारण इसमें बहाव यानी तरलता क्या होती है, अधिक होता है। ऐसे मान लिए किसी ठोस का एग्जांपल लेंगे, जैसे ये ईंट है। ये ईंट है, चूंकि इसमें ये क्या है, पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आकर्षण बल जो होता है यह सबसे अधिक होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिससे कि पदार्थ के छोटे छोटे कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और यह अपने आकार को बनाए रखता है, और इसमें क्या होता है, बहाव नहीं होता है। और द्रव का एग्जांपल ले लेंगे या गैस का एग्जांपल ले लेंगे, इस समय क्या होता है, बहाव अधिक होता है। यानी सबसे आकर्षण बल सबसे कम किसमें होता है, गैस में, और सबसे आकर्षण बल अधिक होता है ठोस में। तो इसी तरह मान लिए कि ये गैस है, गैस के छोटे छोटे सब कण हैं, तो गैस से सबके छोटे छोटे कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है, जिससे कि सब अणु क्या होते हैं, यानी परमाणु सब एक दूसरे को बल से एक दूसरे पर आरोपित नहीं हो पाते हैं, जिससे कि सब में क्या होता है, बहाव ज्यादा होता है। तो इसी तरह पदार्थ के बारे में समझ गए, यानी इनका ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इस सब के बारे में तो जानकारी पता हो ही गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।